क्या एचआईवी एड्स से बचाने वाली दवाई मिल गई है? हालांकि 1972-74 के अमेरिका से लेकर बीते 50 सालों में ऐसे कई दावे किए गए हैं, लेकिन इस बार 25 अलग अलग शहरों में और 2 देश यानी साउथ अफ्रीका और युगांडा में 5000 लोगों पे, और वो भी यंग महिलाओं पे जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 25 साल की है, उन पे ये ट्रायल किया गया। लेनेका-पावेल इस दवाई का नाम है और इसे बनाने वाली जो कंपनी है वो जेलेट साइंस है। लेकिन क्या ये इस बार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है या नहीं? हमारे साथ डॉक्टर रितु सक्सेना है बात करने के लिए। मैम, अगर बात की जाए, इसे वैक्सीन कहा जाए, दवाई कहा जाए, और कैसे ये बाकी ट्रायल से कुछ अलग हद तक अलग है, क्योंकि डबल ब्लाइंड ट्रायल, एक अच्छा खासा सैंपल साइज 5000 का। देखिए, ये जो लेनकापावीर है जो जिलीड साइंसेज ने निकाली है, ये एक एडजुवेंट है जो एचआईवी पेशेंट्स हैं, जितने भी एचआईवी इन्फेक्टेड लोग हैं जिनका नंबर इंडिया में ही मोर देन 1 मिलियन होता है हर साल। तो ये एक तरह से जैसे पहले से ही एआरटी जिसे हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो ऑलरेडी जो एचआईवी के इन्फेक्टेड लोग हैं उनको हम देते हैं, जिससे कि उनके अंदर कई सालों में जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स बोलते हैं आम भाषा में, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो एचआईवी से इन्फेक्टेड है, ज़रूरी नहीं कि उसको एड्स के सिम्टम हो गए हों। तो ये जो मेडिसिन है, ये इसको हम मेडिसिन कहेंगे क्योंकि एक तरह से जो एआरटी हम ऑलरेडी दे रहे हैं उसमें एक एडजुवेंट की तरह काम कर रही है, और इसको सबकोटेनियसली दी जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में। इसको देने से क्या होता है कि जो हमारा जो इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है उसको काफ़ी हद तक ये ठीक करने में कामयाब है। तो डेफिनेटली इसका अच्छा मतलब रिज़ल्ट है और ये यूज़ भी हो रही है। तो इसकी वजह से जो लोग एचआईवी से इन्फेक्टेड हैं, जिनको हो चुका है एचआईवी, कहीं ना कहीं से वो संक्रमित हैं, उनमें उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन डॉक्टर सक्सेना, जिस तरीके से इस बार जो ये ट्रायल किया गया है, डबल ब्लाइंड ट्रायल, वो प्री एक्सपोजर किया गया है, नहीं बीमारी होने से पहले, तो क्या बचाव के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि लगभग 13 लाख लोग हर साल एड्स से संक्रमित होते हैं। बिल्कुल, इसको प्री एक्सपोजर की तरह में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर हम इसकी बात करें कि वैक्सीन की तरह इसको यूज़ किया जाएगा, तो ये वैक्सीन नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगी। जैसे कई बीमारियां होती हैं, उससे बचने के लिए हम पहले से प्री एक्सपोजर कुछ दवाई ले लेते हैं जिससे उसका इफ़ेक्ट ना हो, उसी तरह से इसको लिया जा रहा है, जिससे जैसे कोई एचआईवी से इन्फेक्टेड होने का जिनको चांस ज़्यादा है, उनमें अगर हम प्री एक्सपोजर दे दें, उनको इन्फेक्ट होने से पहले अगर दे देंगे, तो उनमें डेफिनेटली चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इसको वैक्सीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल ज़्यादातर अभी तक फेल हो चुके हैं। मैम, आपने कहा कि ट्रायल फेल हो चुके हैं। कोविड-19 में हमने देखा था कि इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग वैक्सीन बनाई गई, 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी कई बार निकल के भी आई। तो लेकिन एचआईवी में 50 साल से कोशिश चल रही है, क्यों एक हम 100% एक्यूरेट वैक्सीन नहीं बना पाए या उसके करीब नहीं पहुंच पाए? क्या वजह नज़र आती है? देखिए, क्योंकि जो एचआईवी वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपना शेप चेंज करता रहता है, और इसमें भी कई इसके वेराइटीज़ हैं। जो अगर वैक्सीन एक की तरफ बन गई तो वो दूसरे में इफेक्टिव नहीं होगी। तो मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो एफिकेसी की होती है, और दूसरी कंसर्न होती है सेफ्टी का, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम जो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन देते हैं, जैसे मीजल्स है, मम्स है, इनमें जो वैक्सीन दी जाती हैं उनमें हम एक जैसे आम भाषा में बताया जाए तो एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो इसमें ये वायरस जो है वो लेटेंट या डोमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, और इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना, तो एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होती हैं, और इसी वजह से इसकी जो मतलब सेफ्टी कंसर्न्स है वो इसको लेकर इसके ट्रायल्स का जो है वो फेलियर हो जाता है बार बार। डॉक्टर, तो एक अंतिम सवाल कि अगर हम 30 साल 20 साल पहले की बात करें तो 40 लाख तक केसेस आते थे हर साल, अब 13 लाख के आसपास सीमित हो गए हैं, केस कम हो रहे हैं, और पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग 8 से 10 साल थी, अब 20-25 साल तक भी लोग जी रहे हैं। तो क्या दवाइयाँ बेहतर हुई हैं, जो प्रिकॉशन यूज़ होनी चाहिए वो ज़्यादा बेहतर हुई, और अब क्या लगता है कि एचआईवी एड्स महामारी के तौर पर आगे नहीं बन पाएगी जो अभी तक साइंस? बिल्कुल, देखिए, जैसे WHO और UN एड्स ने जो निकाला है कि वो 2030 तक कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक एपिडेमिक फॉर्म में ना रहे ये, तो इसके लिए इसी के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं बार बार, और मुझे लगता है कि तब तक हम काफ़ी हद तक इस पे विजय पा लेंगे, क्योंकि अभी जो हम पहले से आपने जो कंपैरिजन बताया वाकई में ऐसा है, क्योंकि एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग सजग हो गए हैं कि वो ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी अगर इन्फेक्ट हो गए तो ये लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर एक मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं किसी चीज़ से, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपकी इन्फेक्शन का दर कम हो गई है तो डेफिनेटली बीमारी भी कम हो जाएगी, और अगर इस बीच में वैक्सीन आ जाती है, जैसा
ट्राई किया जा रहा है WHO की तरफ से। अगर वैक्सीन आ जाएगी तो 100% हम कोशिश कर सकते हैं कि ये ना हो लोगों में, और एक तरह अगर हो भी तो ये एटलीस्ट ये एपिडेमिक की तरह ना हो कि जैसे बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रही है और बहुत लोग इसकी वजह से डेथ हो जाती है, जिनको हो जाती है और जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता अभी भी, उनकी डेथ अभी भी हो रही है। और इसे अभी भी लोग स्टिग्मा की तरह ही लेते हैं कि अगर HIV पॉजिटिव है तो लोग समझते हैं कि एक तरह से ये डेथ वारंट मिल गया, उनको डेथ होगी ही होगी। तो ये सब लोगों के दिमाग से हट जाएगा, और अगर वैक्सीन आ जाएगी या जो बेहतर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन ट्रीटमेंट, उसकी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर जो कोशिश है WHO की वो ये है कि 2030 तक HIV एड्स को महामारी के स्तर से नीचे लाया जाए। उसके लिए वैक्सीन के ट्रायल से लेकर के और जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनकी बेहतर दवाइयों पे काम चल रहा है। और यही वजह है कि अब HIV एड्स होने के बाद भी जो औसत आयु है वो 8 से 10 साल से बढ़कर अब 20-30 साल तक हो जाती है, और अब उसके पेशेंट्स की दर में भी कमी आने लगी है। ये एक सुखद संकेत है इंसानियत के लिए। कैमरा सहयोगी संजय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।